विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है नगरीय निकायों का कार्मिक प्रशासन। ये बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर से रिलेटेड है। और नगरीय निकाय, जैसा कि आपको भी पहले के लेक्चर्स में बताया है कि जो स्थानीय स्वशासन है, जो कि आपके पेपर का नाम है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को दो भागों में विभाजित किया गया है, नगरीय और ग्रामीण प्रशासन। तो दोनों के विषय में कौन कौन सी इकाइयां हैं, उनके संगठन क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, उसके बारे में पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो नगरीय जो निकाय हैं, पहले नगरीय निकायों को कार्मिक प्रशासन के बारे में बताऊंगी आपको, और इसके बाद ग्रामीण निकायों के कार्मिक प्रशासन के बारे में अपना लेक्चर दूंगी मैं। तो आज का टॉपिक है नगरीय निकायों का कार्मिक प्रशासन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भी प्रशासन है और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कार्मिक प्रशासन प्रशासकीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल आयाम माना जाता है। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का जो जन प्रशासन है, जन कल्याण है, समाज कल्याण है, समाज की स्थिति है, वो सभी प्रशासन की कार्यकुशलता पर ही निर्भर करती है। इसलिए यहाँ पर कार्मिक प्रशासन का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और अभी भी जो स्थानीय स्वायत्त शासन है, इसमें कार्मिक प्रशासन का वही महत्व है जो महत्व उसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रशासन में प्राप्त है। किसी भी संगठन की कार्य क्षमता कर्मचारियों पर ही निर्भर करती है, तो स्थानीय स्वशासन उससे अलग नहीं है। कर्मचारी वर्ग स्थानीय जनता को सेवाएं देने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने लगन से वो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप कितना है, कर्मचारी तटस्थ रहकर के किस तरह से अपने कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, क्या वो राजनीति में संलग्न हैं, क्या वो निष्पक्ष रूप से स्थानीय समस्याओं के समाधान में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें कार्मिक प्रशासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए। नगरीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन के संबंध में ये कहा जाता है कि प्रभावी स्थानीय सेवा के आवश्यक उत्तरदायित्वों में कर्मचारियों की निष्ठा, दक्षता, निष्पक्षता और कर्तव्यों के प्रति समर्पण आदि की गणना की जा सकती है। इन सब गुणों की पूर्ति कर्मचारियों के माध्यम से ही की जा सकती है, जो योग्यता के आधार पर स्थायी रूप से पद की सुरक्षा एवं पदोन्नति की आवश्यक संभावना दर्शाते हुए उचित और पर्याप्त वेतन श्रृंखला में संगठित किए गए हैं। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो नगरीय प्रशासन है या जो नगरीय स्तर पर जो कार्यरत सेवी वर्ग है, कार्मिक वर्ग है, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं स्पष्ट होनी चाहिए। उनको पर्याप्त वेतन श्रृंखला आदि का गठन होने पर ही कर्मचारी तन मन से और अपनी दृढ़ता से कार्यों को संपन्न करने में तन्मय होते हैं। और नगरीय प्रशासन जो है वो भी कार्यों के आधिक्य से परेशान है। उनके पास काम बहुत अधिक है, कार्य का बोझ है, और कार्यों की बढ़ती जटिलता के कारण नगरीय प्रशासन के संचालन के लिए व्यावसायिक और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ने लग गई है। वर्तमान समय में देख रहे हैं तकनीकी युग है, और यहाँ पर सभी प्रकार की तकनीकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है।
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों कर रहे हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में भी यहाँ पर समस्त तकनीकी सुविधाएं इन नगरीय निकायों को उपलब्ध करवाना और उनके जो दक्ष लोग हैं उनको सेवा या उनको उसका ज्ञान प्रदान करवाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए कंप्यूटर क्षेत्र में दक्ष लोगों की आवश्यकता होती है और आज वर्तमान समय में सभी कार्य ऑनलाइन होने लग गए हैं और इस ऑनलाइन होने के कारण ऑनलाइन का जानकार भी होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से इन इंस्ट्रूमेंट्स का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए अब वर्तमान समय में जो परिवर्तन का युग चल रहा है, इन संस्थाओं में अप्रशिक्षित और अदक्ष कर्मचारियों के स्थान पर कुशल और दक्ष तथा तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। ये भी सभी जानते हैं कि जो नागरिक सेवाएं हैं उनका स्तर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करता है। नगरीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित नगरीय सेवाओं के कुशल संपादन में जिन गुणों की आवश्यकता कार्मिक वर्ग में आवश्यक होती है, उनका उस वर्ग में प्रायः अभाव दृष्टिगोचर होता है। इस स्थिति का कारण यह है कि संपूर्ण देश में नगरीय प्रशासन में सुसंगठित तथा प्रभावी कार्मिक व्यवस्था का अभाव है। राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। तो और संविधान के अंतर्गत स्थानीय शासन अभी भी राज्य सूची का ही विषय है। इसलिए भारत में सभी राज्यों में नगरीय स्थानीय शासन की संस्थाओं में कर्मचारी वर्ग के संबंध में अलग अलग प्रणालियां प्रचलित हैं। वर्तमान में नगरीय निकायों के कार्मिक प्रशासन के संबंध में मुख्य रूप से 3 पद्धतियां हैं या प्रणालियां हम कह सकते हैं, जिन्हें कि राज्यों के द्वारा अपनाया जाता है। इसमें पहली है पृथक कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत नगरीय इकाइयां कर्मचारियों की नियुक्ति करने और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए पूर्णतः अधिकृत और स्वतंत्र होती हैं। चूंकि इन कर्मचारियों की नियुक्ति एक विशिष्ट नगर पालिका या नगरीय इकाई में होती है, इसलिए किसी अन्य नगरीय इकाई में उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। नगरीय निकायों द्वारा प्रायः निम्न स्तरीय पदों के लिए ये प्रणाली अपनाई जाती है। इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण हम ये कह सकते हैं कि यह स्वशासन की भावना और स्वायत्तता की अवधारणा के अनुकूल है। किंतु इस प्रणाली के अपनाए जाने के कारण ये भी सामने आता है, दृष्टिगोचर होता है कि लूट खसोट प्रणाली पनपती है। ब्रिटेन और भारत में अधीनस्थ स्तर के कर्मचारी वर्ग के संबंध में सामान्यतः नगरीय संस्थाओं में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। अब दूसरी जो कार्मिक प्रणाली है उसे एकीकृत कार्मिक प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत नगरीय निकायों के कुछ पदों या सभी प्रकार के कार्मिक पदों के लिए संपूर्ण राज्य के लिए एक सेवा होती है, जिसका प्रशासनिक विनियमन और नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें विभिन्न सेवा संवर्गों के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और राज्यों के कार्य कुशल नगरीय निकायों में कहीं भी इन्हें नियुक्त किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ये कर्मचारी केवल नगरीय प्रशासन के लिए ही नियोजित किए जाते हैं और नगरीय प्रशासन की इकाइयों में ही पूरे राज्य में कहीं भी स्थानांतरित हो सकते हैं। लेकिन इस प्रणाली का ये दोष बताया जाता है कि चूंकि इसमें राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इन संस्थाओं को योग्य कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त तो होती हैं, लेकिन इसमें स्थानीय स्वायत्तता की समाप्त हो जाती है। इन पर राज्य का ही नियंत्रण होता है। इस प्रणाली की एक कमी यह भी है कि ऐसे कर्मचारी किसी एक संस्था के प्रति अपनी निष्ठा नहीं बना पाते और जब किसी एक इकाई में कार्य करते समय वे उसके कार्य को पूरी तरह समझ जाते हैं और अपनी ओर से जब तात्विक योगदान करने की स्थिति में होते हैं, ऐसे समय में उनका किसी दूसरी इकाई में स्थानांतरण हो जाता है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये इसमें थोड़ी सी इसके आलोचना भी की जाती है।
तीसरी जो भर्ती प्रणाली है उसे समन्वित कार्मिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत नगरीय निकायों के कर्मचारियों के लिए कोई विशेष प्रणाली नहीं अपनाई जाती, बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों में और स्थानीय निकायों में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी एक ही संवर्ग से लिए जाते हैं। पूरे राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था में से कर्मचारियों को स्थानीय निकायों में भेजा जाता है और उन्हें स्थानीय निकायों से राज्य प्रशासन के किसी भी अन्य विभाग में नियुक्त और स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि राज्य विभागों में और फिर स्थानीय नगरीय निकायों में इनका कहीं भी ट्रांसफ़र आपस में किया जा सकता है। और राज्य सरकार का कर्मचारी वर्ग और स्थानीय निकाय का कर्मचारी वर्ग एक ही सेवा के अंग होते हैं और उनका स्थानांतरण कहीं भी राज्य सरकार अपनी स्वेच्छा से कर सकती है। इस प्रणाली को अपनाए जाने से स्थानीय संस्थाओं को प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा का उपयोग करने का अवसर मिल जाता है और उनकी प्रशिक्षित दक्षता से स्थानीय इकाइयाँ अपनी सेवाओं में सुधार करने में सफल भी रहती हैं। लेकिन इस प्रणाली के अपनाए जाने से स्थानीय इकाइयों का नौकरशाहीकरण हो जाता है और स्थानीय शासन के माध्यम से लोकतांत्रिक भावना का जो विस्तार धरातल तक किए जाने की आकांक्षा स्थानीय स्वशासन की अवधारणा में की जाती है वह फलीभूत नहीं हो पाती। इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों जो प्रकार हैं, तीनों जो प्रणालियां हैं, उसमें सभी प्रणाली के अपने दोष हैं, अपने लाभ हैं, कुछ उनके आदर्श हैं। और यदि कोई देश अपने यहाँ लोकतंत्र के गुणों को आम आदमी तक पहुँचाना चाहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस देश को अपनी स्थानीय शासन की प्रणाली को लोकतांत्रिक स्वरूप देना होगा। लोकतांत्रिक स्वरूप को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि स्थानीय शासन की इकाइयों की प्रशासकीय व्यवस्था कुशल और सक्षम बने। इसलिए कुछ प्रशासनिक विद्वानों ने कुशल और योग्य कार्मिक प्रणाली के कुछ गुण बताए हैं, जिनमें से एक तो ये कि स्थानीय शासन के पद वेतन और पदोन्नति की संभावना की दृष्टि में उतने ही आकर्षक होने चाहिए जितने कि केंद्रीय और राज्य सेवा के पद होते हैं। दूसरा गुण ये कि भर्ती का एकमात्र आधार योग्यता को बनाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ प्रत्याशित चारित्रिक गुण, ईमानदारी को भी महत्व दिया जाना चाहिए। सेवा में पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होने चाहिए और कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि उन पर किसी प्रकार का राजनीतिक या अनुचित दबाव नहीं पड़ेगा। वो स्वतंत्र होकर के, स्वायत्त होकर के अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सकते हैं। अगला गुण ये बता दें, कर्मचारी वर्ग स्थानीय शासन की इकाइयों में परस्पर स्थानांतरित हों, क्योंकि ऐसा होने से उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव भी प्राप्त होते हैं। इससे ये भी लाभ होगा कि यदि अधिकारी और कर्मचारी तथा निर्वाचित पदाधिकारियों में से किन्हीं कारणों से समन्वय और सहयोग नहीं बन पा रहा है तो स्थानांतरण के माध्यम से कर्मचारियों का भी स्थान बदला जाना संभव हो सकेगा और पारस्परिक कटुता की भावना जो है या जो माहौल है उसे समाप्त किया जा सकेगा। इसका एक गुण ये बताते हैं कि अधिकारियों कर्मचारियों को उनके सेवा काल की अवधि में प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्थाएं भी की जानी चाहिए, जिससे कि नागरिक सेवाओं को वो निष्पादित कर सकें। तो इस तरह से और एक लाभ हम यही बता सकते हैं कि जहाँ तक हो सके नागरिक अधिकारियों को निष्ठावान होना चाहिए और जिससे कि वो निष्पक्ष रूप से अपने उच्च पदाधिकारियों को परामर्श देते समय पक्षपात या किसी दुर्भावना से ग्रसित ना हो और संबंधों को सौहार्दपूर्ण बना करके रखें। तो इस तरह से कर्मचारियों के गुणों के बारे में भी कार्मिक प्रशासन की ओर से ध्यान दिया जाना चाहिए, प्रशासन के राज्य सरकार के द्वारा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में राज्य सरकार को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए वह नियम बना सकेगी। अधिनियम द्वारा जो भी शक्तियां प्रदान
की जाती हैं राजस्थान के सरकार के द्वारा, तो कुछ 3 सेवा नियमों का निर्माण किया गया है इसमें। पहला है राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम 1963, दूसरा है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम सेवा नियम 1963 और तीसरा है राजस्थान नगर पालिका चतुर्श्रेणी सेवा नियम 1964। इन नियमों के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका सेवा के राजपत्रित अधिकारियों, विभिन्न प्रवर्गों के पदों की सेवा शर्तों, अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय संपर्कों के सेवा नियमों, राज्य की नगर पालिकाओं चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित सेवा नियमों का पूर्ण प्रावधान किया गया है। और राजस्थान में ये जो तीनों कार्मिक प्रणाली बताई गई है, इन तीनों ही कार्मिक प्रणालियों के अंतर्गत जो भर्ती प्रणाली बताई गई है, तीनों का ही समन्वित रूप को नगरीय इकाइयों में अपनाया गया है और इन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा इन नगरीय निकायों में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। ये जो तीनों प्रणाली कौन कौन सी, एक तो है पृथक भर्ती प्रणाली, और दूसरी है आपकी समन्वित, और तीसरी जो प्रणाली है आपकी एकीकृत भर्ती प्रणाली। इन तीनों के द्वारा ही हमारे यहाँ भर्ती व्यवस्था को संचालित किया जाता है और नगरीय प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।